नमस्कार दोस्तों। मैं निपुण आलम बैन डायलॉग मंच में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, डायलॉग मंच का मोटिव है यूथ को मोटिवेशन तथा सही डायरेक्शन देना और साथ ही एक ज्ञानवर्धक यानी कि एक नॉलेज सेशन देना जो अभ्यर्थियों को, एस्पिरेंट्स को सामान्यतः बुक्स में ना मिले, मैगजीन में ना मिले, न्यूज़पेपर में ना मिले, उस तरह की इंफॉर्मेशन भी देना डायलॉग मंच का मोटिव है। तो उसी श्रृंखला में आज हमारे साथ जुड़ी हैं लेखा अजगले। लेखा अजगले जी के बारे में आपको थोड़ा परिचय दे दूं। लेखा जी का ये सेकंड अटेम्प्ट था और सेकंड अटेम्प्ट में 21 रैंक लेखा जी ने अपने लिए सुनिश्चित की है और साथ में डीसी का जो पद है वो लेखा जी ने हासिल किया है। तो लेखा जी का बहुत बहुत स्वागत है डायलॉग मंच के अंदर। लेखा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। आई एम ग्रेटफुल कि आपने प्लेटफॉर्म दिया मुझे बोलने के लिए। बहुत बहुत आभार आपका। लेखा जी, सबसे पहला प्रश्न डायलॉग मंच की ओर से यही रहेगा कि थोड़ा सा अपने बारे में थोड़ा परिचय दीजिए। अपने जो भी आप बताना चाहें, एक तो अपनी एजुकेशन क्या रही, आपके कहाँ से हैं, पूरा थोड़ा सा बारे में, ताकि जो एस्पिरेंट्स हैं उनको ये जानकारी मिल सके कि हम किस शख्सियत से रूबरू हो रहे हैं। जी सर। सर तो मैं अपने स्कूलिंग से स्टार्ट करूंगी। जी जी मेरी स्कूलिंग डीपीएस भिलाई में हुई है। 9th से 12th में डीपीएस भिलाई में थी। जी उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन लॉ में की है हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से। ये जी 5 साल का कोर्स था। उसके जी बाद लगभग 1 साल के बाद मैंने सोचा कि मुझे पीएससी में आना चाहिए, तो मैंने जी अपनी प्रेपरेशन 2018 से लगभग स्टार्ट की। जी और फिर पहले अटेम्प्ट में तो सर नहीं, प्री भी क्लियर नहीं हुआ। फिर जी सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने प्रॉपर प्रिपरेशन स्टार्ट की। फिर जी अभी ऐसा ऐसा। जी। थोड़ा सा जैसे हम बात करें कि सिविल सेवा परीक्षा के बारे में, जो पूरा एग्जामिनेशन की हम बात करें, तो ये विचार जी कैसे सर। आपके मन में आया? जैसे आपकी स्कूलिंग तो एक अलग तरह से हुई, आपका जी ग्रेजुएशन सर। हुआ, तो सिविल सर्विस क्यों, ये करियर ऑप्शन आपने क्यों चूज किया? सर इसका आंसर तो मुझे भी अभी तक क्लियर नहीं है। एक्चुअली मम्मी पापा मेरे दोनों गवर्नमेंट जॉब में थे, तो ओके। बचपन से वो माहौल था घर में कि कुछ तो गवर्नमेंट जॉब में जाना है। और जी मैंने जुडिशरी सोचा था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़ा नॉन ट्रांसपेरेंट होता है और मेरे इंटरेस्ट का नहीं है। तो मुझे एग्जीक्यूटिव ब्रांच काफी मुझे अपीलिंग लगा और मुझे लगा कि ये मेरे नेचर के हिसाब से, जैसे फील्ड वर्क होता है, डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है, मैंने मम्मी को जी देखा है फील्ड वर्क करते हुए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसके लिए ट्राई करूं। और इसका सिलेबस भी बहुत सही है मुझे, मेरे इंटरेस्ट के हिसाब से लगा इसका सिलेबस। जी जो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है पेपर 6 में, वो हम लोग का कॉलेज में बीए एलएलबी होता है, तो सोशियोलॉजी जी पढ़ा हुआ था। पेपर 7 हो गया, वो भी लगभग थोड़ा आइडिया था उसका। फिर जी। इकोनॉमिक्स भी हो गया, वो भी हमने पढ़ा था कॉलेज में। तो काफी मेरे लिए परफेक्ट टाइप का मुझे ऑप्शन लगा सर ये। बहुत बहुत अच्छे। यानी कि आपको जुडिशरी में जाने का इंटरेस्ट नहीं था, हालांकि आप लॉ के स्टूडेंट रहे हैं। तो मैं एक हाँ बात सर। और, लॉ के स्टूडेंट में जुडिशरी में इंटरेस्ट नहीं था, हम एग्जीक्यूटिव बॉडी में इधर आ गए, एडमिनिस्ट्रेशन में हम आ गए। यस सर। लेखा जी, एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न यहाँ पे मेरे मन में उठ रहा है। तो जब आपने जुडिशरी की तैयारी की, मतलब लॉ की आपने पढ़ाई की, लॉ की तैयारी की, तो इस जी सर। परीक्षा में लॉ का आपको कुछ वेटेज मिला कि हाँ भाई मुझे ये एडवांटेज मिला किसी पेपर में लॉ करने के बाद में? ऐसा कोई पेपर आपको लगा मीन्स के अंदर? सर ये जो पूरा इंटीग्रेटेड था बीए एलएलबी, तो बीए जी में आपने सुना होगा ऐसे लंबे लॉन्ग आंसर्स हमें लिखना पड़ता था पेपर में। तो राइटिंग प्रैक्टिस मेरी अच्छी थी, मुझे मेंस जी में ज्यादा राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करना पड़ा। और लैंग्वेज में भी कमांड ठीक था, इंग्लिश मेरा मीडियम था, तो जी जी लैंग्वेज ठीक था और राइटिंग प्रैक्टिस ज्यादा करनी नहीं पड़ी। दूसरा, पेपर 7 में काफी मदद हो गई सर। जी अप्रोच पता था कैसे पढ़ना है, और जी कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी, तो वो सब एरिया में काफी हेल्प मिला। पब एड भी हमने पढ़ा हुआ था कॉलेज में, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के नाम से। जी जी। तो सर काफी इजी हो गया था। बिल्कुल, जो पेपर काफी, जो मेंस के पेपर हैं, जो काफी पब एड की बात करें या लॉ के जो एक्ट्स वगैरह हैं, उनमें सबका आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिला। जी मैं सर। एक अगला बात ये करना चाहूंगा कि जब आप इस पूरी हम्म। प्रिपरेशन को कर रहे थे, और क्योंकि काफी लंबा जी सर। प्रिपरेशन हो सकता है, जैसे मैंने देखा कि फर्स्ट टाइम आपने दिया था तो प्री भी क्वालिफाई नहीं हुआ था, तो यस सर। कुछ पूरे प्रिपरेशन के दौरान और सेकेंड अटेम्प्ट में किया, हाँ। तो 2-3 साल आपके लग गए इस तैयारी में। जी तो सर। कोई ऐसा इंसिडेंट आया होगा, कभी निगेटिविटी आई होगी, या कोई ऐसा जी इंसिडेंट सर। आया, कोई लगा आपको लाइफ में पूरी प्रिपरेशन के दौरान कि अब इसको ड्रॉप कर देते हैं, छोड़ दे, ऐसा कुछ हुआ कभी? सर ऐसा इतनी बार हुआ है, मैं आपको बताऊं, मैंने इवन प्राइवेट जॉब जो होती है 5-10 हजार वाली, मैंने उसके लिए भी अप्लाई कर दिया था कि कुछ तो मिले लाइफ में। मुझे लग रहा था मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी, मेरा कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो ये तो जी बीच का फेज है। मैं आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ। 2018 जी में जब जर्नी स्टार्ट हुई थी,
तो मैं तब जगदलपुर में, मम्मी जब बस्तर में पोस्टेड थी तो मैं जगदलपुर में रहती थी। अब वहां मुझे सीजीपीएससी का कुछ भी नहीं पता था सर, मुझे पता नहीं था कौन सी बुक पढ़नी है, सिलेबस क्या होता है, और एकदम ऑब्लिवियस सर, कुछ भी नहीं पता था। तो वहीं के शॉप से मैंने एक बुक लाई, अरिहंत की कोई बुक थी इंग्लिश मीडियम की, इतनी पतली सी, सीजी की बुक, और मैंने वो पढ़नी शुरू की सर। उसमें कुछ भी नहीं दिया था और मैं निश्चिंत हो गई कि ठीक है, हो जाएगा, इजी है, कुछ नहीं है। और जब प्री दिया तो मुझे कुछ 790 नंबर मिले थे। फिर रियलाइज हुआ कि जर्नी डिफिकल्ट है। फिर मैंने एक क्रैश कोर्स किया, रायपुर आ गई थी मैं सर 2019 में। फिर यहाँ की कोचिंग से मैंने 3 महीने का क्रैश कोर्स किया। फिर उसके बाद वहां पे मुझे दोस्त मिले, सेम जर्नी के सीजीपीएससी वाले दोस्त मिले, मुझे टीचर्स का गाइडेंस मिला, मुझे राइट बुक्स पता चली सर। फिर प्रॉपर मेरा प्रेपरेशन सितंबर 2019 से मेरा स्टार्ट हुआ। तो सर फिर पढ़ते तो थे और मतलब एक अटेम्प्ट में निकल गया जो प्रॉपर पढ़ने वाला अटेम्प्ट था, लेकिन अप्स एंड डाउन सर बहुत ज्यादा आए। मैं खुद पे बहुत सेल्फ क्रिटिकल हो चुकी थी, मुझे लगता था, मतलब ऐसा घर वालों का भी सुन के ऐसा लगता था कि मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि कोविड के कारण भी डिले बहुत ज्यादा हो गया था। बिल्कुल तो बिल्कुल। सर ये इशू तो था, लेकिन रिजल्ट आ गया तो ठीक है। अगर अभी रिजल्ट नहीं आया होता तो मुझे लगता कि शायद मैं, पता नहीं, लाइफ में कुछ कर सकती हूँ कि नहीं। इवन सर, तो अगर मैं आपको इस अटेम्प्ट के बारे में बताऊं, 2019 अटेम्प्ट, तो जी फरवरी में 2020 में प्री हुआ था। मैं प्री जी देकर आई थी और मुझे लगभग 135 140 ऐसा कुछ मेरा नंबर था। फिर भी मुझे जी लगा कि मेरा प्री भी नहीं निकलेगा। जी। मैं फिर ऐसे अप्लाई कर रही थी प्राइवेट जॉब्स की, कुछ मिल जाए। फिर अच्छा। उसके बाद जब मेंस दिया, और जी मेरे मेंस में नंबर जो है टॉप 10 में है, मतलब मेंस अच्छा गया था, लेकिन मुझे जी लगा मेरा मेंस नहीं निकलेगा क्योंकि काफी खराब गया, मैं ये अज्यूम कर रही थी। और जी। सर फिर जब मेंस क्लियर हुआ, इंटरव्यू कॉल आया, तब मैंने सोचा कुछ क्लास 3 भी मिल जाए तो चलेगा। बट सर रैंक में मैंने बिल्कुल। 21 देखा, मुझे लगा 221 होगा। तो हम्म मैंने अपने आप को बहुत अंडर एस्टिमेट किया है पूरे जर्नी में। लेकिन हम्म। अब जब मिल चुका है तो अभी मैं इवेलुएट करी, मुझे रियलाइज हो रहा है कि पोटेंशियल है सर, मतलब मैंने किया है, मैंने अच्छे से पढ़ा है, बहुत तो बढ़िया। वो अभी समझ आ रहा है। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग बात आपकी ये लगी कि प्री भी नहीं लग रहा था, फिर मेंस भी नहीं लग रहा था, और फिर बाद हाँ में सर। इंटरव्यू हो गया तो भी लग रहा था, और 2020 दिया हाँ। तो उसमें उम्मीद ये वाला निकल जाएगा, इसका प्री मेंस निकल जाएगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है दोस्तों, क्योंकि काफी कम एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। नहीं तो सभी लोग ये बोलते हैं कि हम तो बिल्कुल तैयार थे और हमें पूरा विश्वास था, प्री भी होगा, मेंस भी होगा, इंटरव्यू कॉल भी आएगी। लेकिन ये बड़ा, तो इस पूरी जर्नी में कभी, अगर हम बात करते हैं पूरी जर्नी के अंदर, कोई खास चैलेंज आपके सामने आया, कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो, कोई ऐसी बात हुई हो जिसने और ज्यादा आपको तोड़ा हो? क्योंकि ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी कि चलो मैं तो सोच भी नहीं रही थी, हम्म। और मतलब तैयारी ना होते हुए ऐसा आपको लग रहा था और सीधा डीसी मिल गया। और सबसे बड़ी बात है कि जो आपने 2018 का टाइम बताया, तो आपका कहना ये है कि उस साल तो मैं सीरियसली तैयारी कर भी नहीं रही थी, जब सीरियसली थोड़ा जी तैयारी सर। किया तो डीसी मिल गया। तो अब तो जरूरत भी यस नहीं है सर। 2020 में क्या होगा क्या नहीं होगा, सब कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। आ, सर मैं एक एडवांटेज बताना चाहूंगी, क्योंकि कोविड टाइम था तो हम पहले लाइब्रेरी में पढ़ते थे, लेकिन कोविड टाइम के बाद फिर घर में ही पढ़ना शुरू किया था। तो जी मैं मार्केट से बहुत दूर थी, तो सर मेरा इंटरेक्शन किसी से भी नहीं था सीजीपीएससी जर्नी में। मेरी बस एक जी फ्रेंड थी, तो हम मेरे घर में ही बैठ के पढ़ते थे। तो उससे जी फायदा ये हुआ कि मैंने खुद की स्ट्रैटेजी बनाई, क्योंकि हर इंसान का वीकनेस, हर इंसान का स्ट्रेंथ अलग अलग होता है। मुझे पता था मुझे राइटिंग प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे जी पता था कि मेरा सीजी जीएस बहुत वीक है। तो मैंने उस पर फोकस किया, मुझे पता ही नहीं था कैसे तैयारी करना है, मैंने खुद से अपना प्लान बनाया। तो आई थिंक ये मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल रहा। और मुझे लगता है सारे एस्पिरेंट को अपना खुद का स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए। मार्केट में रूमर्स बहुत है सर, कि जी कैसे तैयारी करना है, कोई कुछ बोल देता है, लोग मान जाते हैं। खुद को एनालाइज करो, अपना पॉइंट समझो, वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है। तो सर ये बेनिफिट बेनिफिट रहा। और वीकनेस की बात करें तो सर जैसे ये मेंस तो मार्च में हो गया था, इसी मार्च में हुआ था। जी फिर उसके बाद मई में सर कोविड का बहुत, अप्रैल मई में बहुत कोविड फैल रहा था, तो उसी टाइम मेरे पापा को कोविड हो गया था। तो अप्रैल जी का मंथ वाज द वर्स्ट मंथ ऑफ माय लाइफ। तो और सेकेंड मई को आई लॉस्ट माय डैड टू कोविड। तो सर इट वाज डाउनहिल, इट वाज एक्सट्रीमली डाउनहिल। मैं अभी भी उभर नहीं पाई हूँ, लेकिन मतलब जैसे लाइफ में कुछ बुरा होता है ना सर, तो अच्छा भी होता ही है। तो इट वाज मच नीडेड। अभी जो रिजल्ट आया मेरे हम्म। मेंटल स्टेट के लिए बहुत जरूरी था सर, और मतलब मम्मी के लिए भी, उनको भी लग रहा है कि ठीक है अब थोड़ा टेंशन कम हुआ है बच्चों का, थोड़ा लगते जा रहे हैं। तो सर बुरा होता है तो अच्छा भी होता है, मैं ये मानती हूँ सर। तो अप्स एंड डाउन्स मैंने बहुत फेस किए हैं, लेकिन अंत में अच्छा ही होता है।
बिल्कुल। पहले तो मैं ये कहूंगा कि डायलॉग मंच की ओर से और मेरी अपनी ओर से आपके पिताजी को हमारी श्रद्धांजलि। और वो जहां भी होंगे वो आपको आशीर्वाद दे रहे होंगे कि लेखा ने कर दिखाया। तो उनकी हैप्पीनेस वहां से भी होगी, जैसे मैंने कहा मम्मी बहुत खुश हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है जी कि सर। एक बच्चे को क्या चाहिए होता है कि उनके माँ बाप उनसे खुश रहें, उन्हें एक बहुत प्रेम मिले और वो सेटिस्फाइड रहें कि हाँ बच्चे जो सही लाइन पर हैं। तो ये बड़ा अच्छा है। और वो जहां से भी होंगे आपको आशीर्वाद दे रहे होंगे। रियली ये वो सर मैं एक काफी। और पॉइंट मेंशन करूंगी। प्लीज सर प्लीज। जब मार्च में मेंस हो रहा था तो पापा थे, मैं पापा के साथ ही रहती थी, मम्मी बस्तर में थी। तो क्या होता है, 3 दिन 4 दिन लगातार मेंस का एग्जाम होता है, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है कि आप कुछ भी कर पाओ। एक पढ़ने और सोने के अलावा कुछ टाइम नहीं होता। तो उस टाइम पूरा पापा खाना बनाते थे, मुझे चाय 5 बजे चाय चाहिए होता था, तो पापा चाय बनाते थे। और एक दिन मैं अपना चश्मा भूल के चली गई थी एग्जाम सेंटर, तो पापा फिर आके पहुंचाए थे। तो पापा ने भी साइलेंटली बहुत किया है, पढ़ने में नहीं बट अदरवाइज कि घर में कंफर्टेबल इन्वायरमेंट रखा। मुझे कभी कुछ काम के लिए नहीं बोला, बस मैं अपने रूम में पढ़ती थी। कभी डिस्टरबेंस नहीं हुआ, मम्मी पापा दोनों की तरफ से जो करना है कर, मुझे कुछ भी चीज के लिए फोर्स नहीं किया। तो एक फ्री इन्वायरमेंट में सर पढ़ने का मुझे मौका मिला। तो एक ये बहुत कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। बिल्कुल। देखिए कहा थोड़ा भी उतना। जाता है बिल्कुल कि हम हम्म। लोग जब मूवीज भी देखते हैं तो हम पर्दे पर हीरो को देखते हैं, लेकिन हीरो के हम्म। पीछे इतने लोग होते हैं जो उसको पर्दे पे खड़ा करते हैं। तो ऐसे ही जी हमारी सर। भी जिंदगी में अगर हम हीरो अपने आप को माने तो माँ बाप, मित्र, टीचर सबकी एक भूमिका होती है जो हमको एक अच्छे पर्दे पर लाके हमको खड़ा करते हैं। तो वही भूमिका आपके माता पिता की रही। तो हमारी ओर से उन दोनों को नमन। लेखा जी, मैं जी एक बात सर। और करना चाहूंगा कि जैसे हम लोग इस पूरी प्रिपरेशन की बात करते हैं, प्री से लेके मेंस इंटरव्यू, और आपने तो बड़ा जी। स्पष्टली बोला कि मुझे तो लग ही नहीं रहा था। तो मैं फिर जी यही बात सर। करूंगा कि जब लग नहीं रहा था तो फिर मेंस की प्रिपरेशन करी कैसे? उसको, आत्मविश्वास को, या चलो यार करते तो हैं ही, ये कहाँ से जुटाया हाँ आपने समय? ये तो एक बड़ा बात हो जाती है ना। एक तो होता है कि मेरा हो जाएगा, भाई मुझे मेंस निकालना है कि मेरा प्री निकल रहा है। तो आपने कैसे किया उसको? सर, मुझे याद है 2019 के शायद अक्टूबर की बात होगी। मैं लाइब्रेरी से पढ़ के घर वापस आई थी। जी और मुझे मेरे दिमाग में ये पता नहीं कुछ ऐसे पैनिक होता है ना, तो ऐसे पैनिक आ जी गया कि मेरा लाइफ में कुछ नहीं होगा। तो मैं बहुत टेंशन में आ गई थी। फिर मैंने पापा से बात की, पापा ने बोला तेरा कुछ भी नहीं होगा, हम है ना जिंदगी भर तेरे को पालने के लिए, कुछ नहीं होता तो कुछ भी नहीं करेगी, हम है। ऐसा ऐसा पापा ने बोला था। तो उस दिन के बाद से मैंने सोचा कि नहीं, पढ़ते हैं, देखते हैं क्या होगा, रिजल्ट की नहीं सोचते हैं। तो सर जी प्री का तो प्रॉपर प्रिपरेशन मैंने किया और मैंने अपना बेस्ट किया। प्री में 135 कुछ आ रहा था, लेकिन मुझे लगा कि हो सकता है शायद ना निकले, हो सकता है कट ऑफ और बढ़ जाए, क्योंकि कट ऑफ ओके कुछ भी हो सकता है। तो ओके। फिर सर हम प्रिपरेशन तो चल ही रहा था मेंस का, फिर कोविड वाला ब्रेक आया। वो एक ब्लेसिंग इन डिसगाइज था, क्योंकि इतना लंबा ब्रेक था। मैंने उसके पहले मेंस की तैयारी नहीं की थी, लेकिन जी इतना ब्रेक था, इतना टाइम मुझे मिल गया कि मैंने जी पेपर 6 7 सबके नोट्स आफ्टर प्री मैंने बनाए थे। जी तो सर वो मैं पढ़ती रहती, क्योंकि मैं ऐसे नोट्स बनाती रहती थी टाइम पास, कि पढ़ने का तो मन करता नहीं था। तो मैंने सोचा लिख लेती हूँ, सारे नोट्स बना लेती हूँ। फिर अक्टूबर में होना था मेंस। अगर तब भी होता तो भी शायद मेरा नहीं निकलता, क्योंकि प्रिपरेशन नहीं थी उस टाइम। तो जो ओके। डिले हुआ वो मेरे लिए काफी बेनिफिशियल हो गया सर। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कोविड की वजह से जो टाइम मिला उसको आपने यूटिलाइज किया। उसको जी आपने सर। ये नहीं कि आपने कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा, यानी कि उसको हमने एक बहुत क्रिएटिव हम्म। तरीके से अपने करियर के लिए उसको लगाया, डिवोटेड किया। बड़ा जी। अच्छा। अब थोड़ा पर सा हम उस लोग टाइम तो बात। करने के लिए कुछ था ही नहीं, पढ़ने के अलावा जी। क्या करते उस टाइम, घर में रहते थे, कहीं जा नहीं सकते थे, तो मैंने सोचा पढ़ ही लेते हैं और क्या करेंगे। तो सर बस पढ़ते थे उस टाइम। नहीं, एक्चुअली ये बड़ा अच्छा। नहीं तो काफी लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं कि भाई इतना लंबा घर में रहना, अकेले रहना है, कैसे मैनेज करेंगे। हाँ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपने उसको एक अच्छे से क्रिएटिव तरीके से लगाया, अपनी एनर्जी को बनाए रखा और लगातार परिश्रम किया, जिसका परिणाम आज जीसी के रूप में आपको मिला। आपके पापा मम्मी को, जिन सबको, आपको जो संबंधी आपके हैं, जो मित्र हैं, सबको उसका एक खुशी आपको हम्म। अलग हुई। लेखा जी, मैं जी एक सर। बड़ी बात यहाँ पे करना चाहूंगा थोड़ा सा, क्योंकि प्री की बात करें, मेंस की इंटरव्यू की बात करें, तो जी। आपके स्टडी के सोर्सेज क्या रहे थोड़ा? क्योंकि अक्सर स्टूडेंट ये हम्म। पूछता है कि सर किताब कौन सी रही, जी मैगजीन कौन सर। सी रही, न्यूज़पेपर क्या हम्म। रहा? तो कैसे आपने उसकी तैयारी की? थोड़ा वो सोर्सेज के बारे में थोड़ा बताइए। सर जैसे मैं इंग्लिश मीडियम वाली हूँ, और जी सोर्सेज
की थोड़ी कमी होती है मार्केट में इंग्लिश मीडियम को लेके, अभी तो फिर भी आ गए हैं, बट जब मैं कर रही थी उस टाइम मुझे आइडिया भी नहीं था, जैसे मैंने आपको बताया मुझे बुक्स भी नहीं पता थी। तो अब मैं जैसे CGGS मेरा वीक था, तो मैं समग्र वगैरह तो मुझसे पढ़ना होता ही नहीं था, इतनी हिंदी तो सर पढ़ते नहीं बनता था। तो मैंने एक हरिराम पटेल की छत्तीसगढ़ GS बुक आती है, वो मुझे एक बहुत अच्छी बुक लगी, तो मैंने वो लिया था। उसमें बहुत सिंपल इजी लैंग्वेज में दिया हुआ है, तो लगभग 70-80% CG मैंने वहां से किया, और बाकी कुछ कुछ और सोर्सेज ऐड किए उसमें। तो ये CG का हो गया। उसके बाद सर मैं पहले आपको मेंस का बताती हूँ, फिर प्री के बता दूंगी। मेंस में लैंग्वेज पेपर है सर, उसमें इंग्लिश का इशू नहीं था, तो पाथ का मटेरियल आता है, पाथ IAS इंस्टीट्यूट का, तो मैंने वो लिया था। उसमें उतना वैसे जरूरत नहीं था। छत्तीसगढ़ी के लिए विनय कुमार पाठक की बुक ली थी। हिंदी के लिए टुटेजा का एक ब्लू कलर का मटेरियल आता है, वो लिया था। और वासुदेव नंदन की बुक सप्लीमेंट करने के लिए हिंदी को, सर ये 4 बुक की थी, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं किया था मैंने लैंग्वेज के लिए। पेपर 2 सर आखिरी में, पेपर 3 के लिए हिस्ट्री 3 पार्ट्स में है। तो मॉडर्न के लिए सर मैंने ना एक स्टैंडर्ड बुक्स ली थी, जो UPSC की बुक्स होती है, मैं उन्हीं को रेफर कर रही थी। तो स्पेक्ट्रम की बुक होती है मॉडर्न हिस्ट्री की, तो मैंने वो उससे पढ़ा था। मेडिवल के लिए बाजीराम का एक येलो बुक होता है, तो मैंने वो रेफर किया था। और एंशिएंट के लिए जो NCERT होती है RS शर्मा, मैंने वो रेफर किया था। फिर पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत किया था। और पब एड के लिए दिल्ली IAS का मटेरियल होता है, उसके खुद से नोट्स वोट्स बना के मैंने पढ़ाई की थी। पार्ट 3 है, उसमें मैंने पूरा हरिराम पटेल से पढ़ा था छत्तीसगढ़ हिस्ट्री। फिर पेपर 4 की बात करें तो क्लास 10 के साइंस बुक से पार्ट 1 आपका पूरा कवर हो जाएगा। और मैथ्स है, तो मैथ्स क्लास 10 के साइंस से CG बोर्ड का जो मैथ्स की बुक होती है CG बोर्ड की 10th क्लास की, उससे हो जाएगा। और पार्ट 3 जो है बिहेवियरल साइंस, वो शंकर IAS की बुक आती है एनवायरमेंट वाली, वो हो गया। और पाथ IAS का मटेरियल आता है, उससे सप्लीमेंट हो जाएगा। फिर पेपर 5 है, तो सर इकोनॉमिक्स का मैंने बाजीराम के नोट्स रेफर किए थे, और छत्तीसगढ़ का दिल्ली IAS का मटेरियल लिया था। और मैंने नोट्स सबके खुद से बनाए थे, मतलब वो बुक होती थी उसी को शॉर्ट नोट्स बना के मैंने आपको बताया कि कोविड के टाइम मैं सिर्फ नोट्स बनाती थी, तो इसके मैंने नोट्स बना लिया था। फिर बजट, छत्तीसगढ़ बजट पढ़ा था, जो मटेरियल आती है कोचिंग की, कुछ भी मटेरियल ले लीजिए, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। और इकोनॉमिक सर्वे हो गया, वो सबका भी मटेरियल आता है। फिर ज्योग्राफी हो गया, इंडियन ज्योग्राफी, तो वो बाजीराम के मटेरियल येलो बुक से की थी। और पार्ट 3 जो है छत्तीसगढ़ वाला, वो हरिराम पटेल से किया था पूरा। फिर आता है पेपर 6, तो फिलोसफी का कोई अच्छा मटेरियल नहीं था, तो सर मैंने 3-4 सोर्सेस से, जैसे पतंजलि हो गया, इंटरनेट हो गया, और कुछ कोचिंग के मटेरियल मिला के मैंने खुद से नोट्स बनाए थे। और बहुत ही छोटे बनाए थे, और कम से कम उसको 40-50 बार पढ़ा होगा, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है उसको पढ़ना। तो मैंने वो किया था, मुझे मार्क्स भी अच्छे मिले पेपर 6 में। और फिर सोशियोलॉजी दिल्ली IAS का मटेरियल था, तो उसके खुद के नोट्स बना के, उस शॉर्ट नोट्स बना के उससे पढ़ा था। और आर्ट ट्राइब एंड कल्चर मैंने हरिराम पटेल से पढ़ा था। और एक मुरली सर हैं जो बाद में पढ़ाते थे, फिर उनके मटेरियल से भी मैंने काफी हेल्प ली थी। पेपर 7 है, वो सर दिल्ली IAS का मटेरियल होता है, तो उससे। और दिल्ली IAS का मटेरियल अगर आप करते हैं, कोई भी कोचिंग का मटेरियल लेते हैं, वो 70% या 80% होगा। उसके बाद आपको इंटरनेट से ऐड करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत डायनेमिक है, वो किसी मटेरियल से नहीं हो पाएगा। तो सर ये मेरे सोर्सेस थे मेंस के। और प्री में भी यही सोर्सेस थे, मैंने सोर्सेस चेंज नहीं किए, भले ही थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़े प्री में, लेकिन डबल ट्रिपल बार पढ़ लो तो मेंस में ही फायदा होगा। तो इंटीग्रेटेड वे से मैंने दोनों की प्रिपरेशन की थी। तो यानी कि प्री मेंस की अगर हम बात करते हैं, तो कुछ बुक्स तो काफी कॉमन रही, लेकिन मैं थोड़ा सा, जैसे आपने तो बड़ी डिटेल से बताया, और आपने हमको पार्ट वाइज बताया, हर पेपर के पार्ट वाइज बताया। एक ऐसे का पेपर थोड़ा सा रह गया, तो उसको थोड़ा सा बताएंगे ऐसे के बारे में। सर जैसे ऐसे क्या होता है, आखिरी में ही अगर आपको कुछ पता नहीं होगा तो क्या लिखोगे, तो जब पेपर 1 to 7 पूरा पढ़ लिया है अच्छे से, उसके बाद ऐसे के टॉपिक तो करंट वाले ही होते हैं, तो जब आपने सारे सब्जेक्ट पढ़ लिया है, उसके बाद ही लिख पाओगे। तो वो किया, उसके बाद इंटरनेट से हेल्प ली, और दृष्टि IAS की एक बुक आती है, ऐसे की बुक आती है, तो उसकी हेल्प ली। ये तीनों सोर्स से लिखा, और इवन कोटेशन में अलग अलग याद करती रहती थी। इवन मैंने एक ऐसे में लगभग 3-4 कोटेशन लिखा था, मुझे आई थिंक 131 मिला ऐसे में। तो मैंने सर बहुत सारे कोटेशन लिखे, और मैंने थोड़े कुछ वीडियोस देखे थे यूट्यूब में कैसा लिखा जाता है ऐसे, मुझे लगा ये मेरा वीक एरिया है, तो मैंने थोड़ा काफी ज्यादा इसको प्रिपरेशन किया था। और आई थिंक मैंने, और फैक्ट्स एंड डेटा सर बहुत डाले थे मैंने इकोनॉमिक सर्वे के, या फिर इंडिया का कुछ रैंकिंग है, जैसे जेंडर गैप इंडेक्स कितना है, क्या है, ये सब मैंने अच्छे से मेंशन किया था ऐसे में।
बहुत बढ़िया। यानी कि आपने एक तो उनको पूरा अच्छे से अपने एकदम तैयार किया, उसमें जितना डाटा डल सकता है आपने, बल्कि रैंकिंग वगैरह भी डाली जो आप बता रहे टाइप के। तो मैं ये पूछना चाहूँ, जी जैसे सर। आपने ऐसे लिखा तो ऐसे में अपने डायग्राम का यूज करते हैं, जैसे कहीं इन्वेस्टमेंट डायग्राम का यूज करते हैं, फ्लो चार्ट का यूज करते हैं, कुछ और भी रचनात्मक उसमें अपनी कुछ भी डालने का प्रयास करते हैं। क्रिएटिविटी। हाँ, जी क्रिएटिविटी सर। पूरा दिखाने का प्रयास करते हैं। तो क्या आपने भी इस प्रकार का प्रयास किया था, या नॉर्मल आपने बिल्कुल पैरा वाइज या पॉइंट वाइज ऐसे को लिखा था? सर पूरा मैंने तो टेक्स्ट अपने में? हिसाब से लिखा था। मुझे आइडिया नहीं था कैसे लिखते हैं, तो मैं जो दिमाग में आ रहा था, इतना कम टाइम होता है तो मैंने कोटेशन से स्टार्ट किया था और ओके। पैराग्राफ वाइज लिख रही थी, और मैंने बीच बीच में पॉइंट्स भी लिखे थे। लोग बोलते हैं पॉइंट्स नहीं लिखना चाहिए, मैंने लिखे, हम्म। अब मार्क्स मिला तो मतलब लिख सकते हैं, पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं। बीच बीच में 3-4 कोटेशन डाले थे, फैक्ट्स लिखे थे, और डायग्राम्स भी बनाए थे, फ्लो चार्ट भी बनाया था। एक कुछ क्लाइमेट चेंज वाला आया था ऐसे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो मैंने उसका ऐसे वेन डायग्राम बना के मैंने एक्सप्लेन किया था। तो सर ओके। मैंने सब तरीके यूज किए हैं ऐसे में। यानी कि जो भी आपको मतलब मोटी बात यह है कि जो हो सकता है हम्म। मैंने अपने आप को प्रदर्शित करने का प्रयास किया, प्रेजेंटेशन जी। पूरा शामिल किया, हम्म। ताकि मेरे जो ऐसे हो क्या वो बड़े अच्छे से तैयार हो जाए। जी अभी आप सर। एक बात कर रहे थे, जब हम लोग मेंस का चर्चा कर रहे थे, तो हम्म। आपने कहा मैंने नोट्स बनाए थे सभी के। जी सर। तो सभी का आपने नोट्स बनाए थे, तो एक बड़ा सर मैंने, हाँ। इंटरेस्टिंग। हाँ, तो नोट्स बनाने का अगर हम हम्म। बात करें, तो क्योंकि मैं हम्म। काफी एस्पिरेंट से, सेलेक्टेड एस्पिरेंट से बात कर रहा हूँ, हम्म। तो वहां पर कहीं ना हम्म। कहीं कैंडिडेट बता रहे हैं कि हमने 4-4 5 पेज में एक एक टॉपिक खत्म कर दिया, एक एक सब्जेक्ट जी। हमारा 15-15 पेज में खत्म हो गया। तो आपकी भी क्या हम्म। कुछ इसी प्रकार की थी, कैसे था आपका नोट्स की हम बात करें तो? सर अगर लैंग्वेज देखे तो लैंग्वेज के तो नोट्स नहीं बना सकते, वो तो मैं मटेरियल से पढ़ती थी। ऐसे के बिल्कुल। मैंने नोट्स बनाए थे, मैंने ऐसे के बनाए थे सर, सारे पॉइंट्स को बुलेट फॉर्म में एक पेज में, एक ऐसे खत्म, ऐसे करके मैंने 20-25 ऐसे लिख के रखा था अपने पास, बहुत जो बढ़िया। मुझे लगा करंट टॉपिक है जो आ सकता है। ऐसे मैंने बिल्कुल। एक भी फुल लेंथ प्रैक्टिस नहीं की थी, मैंने सिर्फ नोट्स बना के, मेरा एक और फ्रेंड है जो ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुका था, तो ओके। उसने मुझे ये टेक्निक बताई थी कि एक पेज में बना के रख लो, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे नहीं पढ़ पाओगे। तो बहुत मैंने बढ़िया। सारे नोट्स ऐसे बनाए थे कि मैं लास्ट मोमेंट पे पढ़ पाऊँ, तो ऐसे भी वैसे बनाया था। फिर उसके बाद पेपर 3 तो बहुत ह्यूज होता है, तो उसके नोट्स मैंने नहीं बनाए, लेकिन पेपर 4 to 7 हर सब्जेक्ट के मैंने नोट्स बनाए। और ओके। सर शॉर्ट नहीं थे वो, काफी डिटेल्ड थे, और मैं एग्जाम के पहले भी मैंने पूरी कॉपी, मतलब सारे पेज पलटा कर ही गई थी। और जैसे मुझे सुबह 4 बज जाते थे, कि फिर 3 घंटे सो के फिर मेंस देने जाती थी सर। तो एग्जाम ओके। के ड्यूरेशन में 2-3 घंटे सो के ही मैंने दिया है, लेकिन सब रिवाइज करके दिया था। बिल्कुल। तो बड़ा इंटरेस्टिंग कि आपने यानी डिटेल से नोट्स बनाए थे, क्योंकि मैं कई बार सुना कि जी। शॉर्ट नोट्स में काफी शॉर्ट लेके चले। अच्छा, एक बात मैं और पूछना चाहूंगा, लिखा ये अक्सर स्टूडेंट ये बात को पूछता है कि मेरे से कई बार इस बात को हम्म। डिस्कस किया कि सर जब नोट्स हम्म। बनाना हम शुरू करें तो पहले रीडिंग में बनाना शुरू करें, या सेकंड रीडिंग में, थर्ड रीडिंग में? आपकी क्या अपनी पॉलिसी थी कि भाई मैं ये स्ट्रेटजी लेके चलूंगी कि मैं पहले रीडिंग में, दूसरी रीडिंग में? आपका क्या था, बताइए थोड़ा सा स्ट्रेटजी सर मुझे रीडिंग के लगता है बारे मैं, में उसके। जी। सर आई डोंट नो कि एस्पिरेंट्स को ये फॉलो करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि मैं बहुत लेजी हूँ। तो मैंने आपको बताया, जब कोविड टाइम चल रहा था तो मैं टाइम पास करने के लिए मैं नोट्स बना रही थी, तो मैंने वही नोट्स को अभी तक मैं चला रही हूँ। मैंने उसी नोट से 2020 का भी लिखा है मीन्स। तो बहुत बढ़िया। मैंने मेहनत नहीं की कि मैं दोबारा बनाऊंगी, मैंने सोचा जो मैंने बना लिया मैं वही पढ़ लूंगी और मेहनत नहीं करूंगी। तो सर ओके। पता नहीं ये कितना वैलिड है, लेकिन अब किसी को लगता है शॉर्ट नोट्स बनाना है तो वो बना सकते हैं, बट मेरा तो काम चल गया था इससे। अच्छा, आपने यानी कि पहली और दूसरी रीडिंग में ही आपने नोट्स बना लिया था, आप ये कह रहे हैं? हाँ। हाँ। ओके। और आपने ऐसे के लिए लेकिन आपने काम किया कि पहले से 20-25 जी टॉपिक सर। आपने तैयार किए थे। अच्छा, जी। ऐसे में एक बात, जब टॉपिक आपने चूज किए, क्योंकि 4 आपके इंडिया हम्म। वाले में, 4 आपके छत्तीसगढ़ वाले में, तो जब जी। आपने टॉपिक को चूज किया तो चूज करने में आपका क्या था कि मैं जो ये टॉपिक पे सिलेक्ट किया, इस पे लिखना है, तो हम्म। टॉपिक चूज करने में आपका क्या सोच थी उस समय कि मुझे ये सर जैसे टॉपिक पे लिखना है, पुराने इस पे नहीं लिखना है? जी। सर जैसे पुराने टॉपिक्स को मैंने एनालाइज किया पहले सीजी का, तो कुछ ना कुछ ट्राइबल का पूछता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कुछ पूछ लेते हैं, या जी। फिर वुमेन के बारे में कुछ पूछते हैं, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, जी। ट्राइबल्स हो गया, नक्सल हो गया। तो ये सारे तो एवरग्रीन टॉपिक होते हैं, तो इसमें मैंने बिल्कुल। बहुत सारे, नॉट पर्टिकुलर टॉपिक बट हर टॉपिक में, जैसे अगर वुमेन की बात करें तो जी। वुमेन का जितने भी इश्यूज है उसमें मैंने पॉइंट्स और डेटास कलेक्ट करके और कोटेशंस वगैरह नोट करके रख लिया था। तो जी। ये सीजी का हो गया। और जैसे कुछ लेटेस्ट इशू है, स्कीम तो हमको पता ही है, एक स्कीम पूछता ही पूछता है।
तो वो स्कीम पे भी सर मैंने एक आर्टिकल बना के रखा था। इंडिया के मामले में सर जैसे वो थोड़ा सा गैसिंग थोड़ा गलत हो गया, मुझे लगा कि बॉर्डर इशू चल रहा है इंडिया चाइना का उस टाइम, वो पूछ सकता है, या फिर इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो रही है वो पूछ सकता है। तो मैंने प्रिपेयर किया था, डायरेक्टली वो सब आए नहीं, बट डेटा उसके मैंने जो टॉपिक आया उस पर लिख दिया। तो काइंड ऑफ जैसे क्लाइमेट चेंज का कुछ आया था, कुछ टेक्नोलॉजी वाला आया था, तो उसमें मैंने क्लाइमेट चेंज का वेन डायग्राम वगैरह बनाया था, डेटा लिखा था कि कितना डिग्री टेम्परेचर राइज हो गया है। तो सर इन अ वे हेल्प हो गया था डेटा के कारण। चलिए, बड़ा अच्छा है कि आपने डेटा को अच्छे से इस्तेमाल किए, जो आपने नोट बनाए थे उनको आपने यूज किया। लेखा जी, मैं एक प्रश्न और मेरे मन में है कि हम लोग थोड़ा इंटरव्यू के बारे में बात करें, साक्षात्कार के बारे में बात करें। तो साक्षात्कार के बारे में, तो मैं इंटरव्यू के बारे में बात कर रहा था, साक्षात्कार के बारे में बात कर रहा था। तो साक्षात्कार में जैसे मैं देख रहा था कि आपके काफी मार्क्स इतने अच्छे नहीं जितने आने चाहिए थे, जो एक उम्मीद होती है। तो जी सर, क्या लगता है कि इंटरव्यू में कैसे नंबर लिए जाए? चलिए, अपने को तो नहीं मिले, लेकिन जो अन्य एस्पिरेंट्स हैं उनको मिले, हमारा कुछ अनुभव उनके लिए काम आ जाए। जी तो आपको क्या लगता है कि इंटरव्यू बोर्ड क्या देखता है मार्क्स देते हुए? सर जैसे रूमर्स बहुत होते हैं कि लड़कियां अगर साड़ी पहन के जाएंगी तो उनको ज्यादा नंबर मिलेगा। सर मैं साड़ी पहन कर गई थी और मुझे काफी कम नंबर मिले हैं, तो ये रूमर तो गलत है। फिर मुझे लगता है कि मैंने ज्यादा तैयारी की ही नहीं थी इंटरव्यू की, और मैं ये नहीं बोलूंगी कि बोर्ड पार्शियल था या फिर मुझे कम नंबर दिए। इट वॉज समथिंग दैट आई डिजर्व। मेरा परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं था। तो जब मैं सोनवानी सर का बोर्ड था सर, मैं एंटर की, सर ने काफी कंफर्टेबल, सर ने इंटरव्यू बहुत अच्छा लिया, क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे पूछे। लेकिन क्या है, मैंने कभी फील्ड में काम किया नहीं है, तो मुझे नहीं पता डीसी का एग्जैक्ट काम हैंडल कैसे करना है सिचुएशन। तो उन्होंने मुझे सिचुएशन क्वेश्चन पूछा, तो वो मैं नहीं बता पाई। तो मुझे लगता है कि अगर कोई इंटरव्यू प्रिपरेशन करेंगे तो किसी जानकार से सलाह ले ले कि सिचुएशन कैसे हैंडल करना है। बड़ा अच्छा देखिए बताया आपने, सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन थे और आपको एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि साड़ी का ऐसा कोई बात नहीं है। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, देखिए क्या होता है कि जो एक सिविल सर्विस की हम बात करते हैं, तो एक डिसेंट ड्रेस को प्रेफर किया जाता है। तो साड़ी के लिए बोला जाता है कि साड़ी में थोड़ा सा एक डिसेंट सा लुक आता है गर्ल्स के लिए, महिलाओं के लिए, कि हाँ भाई ये एक डिसेंट लुक में आ रही है। लेकिन सूट भी चलता है लाइट कलर का, जो हम लोग साड़ी लाइट कलर का डालते हैं, लाइट का सूट भी चल सकता है। पर एक इंटरेस्टिंग बात, सिचुएशनल बेस की बात हम बात करें तो दोस्तों, मैं लेखा जी तो खैर इंटरव्यू देकर आगे डीसी बन गया, उनको तो रिक्वायर है नहीं टीजीपीएससी की। मैं आपको लिए बोल रहा हूँ कि सिचुएशनल बेस जो क्वेश्चन आए, इसमें बहुत अच्छे से बोला जा सकता है कि सर मैं लोकतांत्रिक जो, यानी जो डेमोक्रेटिक जो पूरा सेटअप है हमारा, उसमें काम करूंगी, और जो मेरे को राइट्स मिलेंगे मैं उनका इस्तेमाल करेंगे या इस्तेमाल करूंगी। और दूसरी बात क्या है, बहुत अच्छा है, सावधानी से निकला भी जा सकता है इस प्रश्न से। मैंने हमेशा स्टूडेंट को यही बोलता हूँ, स्टूडेंट को यही बोलता हूँ कि भैया सब बोल सकते हैं कि सर जब मैं डीसी बनूंगी, जब मैं ट्रेनिंग में जाऊंगी, तो मुझे तभी तो पता चलेगा मेरे राइट्स क्या होंगे, मुझे क्या काम करना है। अभी तो मैंने परीक्षा की तैयारी की, या फिर जो जनरली हमने डीसी को देखा है काम करते हुए, तो सर मैंने इतना देखा है, तो उसको बहुत अच्छे से हम स्मार्टली हैंडल कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि लेखा जी को उस समय कोई सजेशन दे दिया होता है सब, तो लेखा जी आज इसको हमें बताते नहीं। चलिए, बड़ा अच्छा रहा। तो ये तो सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन थे लेखा जी। हम थोड़ा फैक्ट्स की बात करें, कुछ फैक्चुअल भी थे क्या, कुछ आपके डेप्थ से भी क्वेश्चन पूछे गए, कुछ करंट से भी थे क्या, और कुछ याद आ रहा है क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे गए थे? सर मैंने करंट भी अच्छे से हैंडल नहीं किया था, मुझसे करंट में तालिबान इशू पूछा था। तो मैंने मुजाहिदीन वर्ड बोल दिया, तो वहाँ डीएम अवस्थी सर थे और वो मुझसे पूछते हैं कि मुजाहिदीन का मतलब क्या होता है। सर मुझे ये सब नहीं पता था, तो मैंने कुछ अच्छा आंसर नहीं दिया, तो सर ने बोला कि पढ़ना चाहिए, थोड़ा करंट भी पढ़ना चाहिए, ऐसा वैसा। धर्म के लिए लड़ने तो वाला सर योद्धा। हाँ, धर्म के सर लिए तो ये नहीं लड़ने पता वाला था। योद्धा। जी। हाँ, तो सर ये कुछ कुछ पॉइंट्स है जो मैंने खुद से प्रिपेयर नहीं किया था। तो एस्पिरेंट्स को करंट वरेंट अच्छे से देखना चाहिए, पूरा इशू को प्रॉपर अच्छे से देखना चाहिए, क्योंकि वो कुछ भी पूछ सकते हैं। मैंने सोचा तालिबान पूछेंगे, स्टूडेंट बोल दूंगी, लेकिन मैंने मुजाहिदीन पूछा। तो सर ये सब था। और फैक्चुअल में हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे थे मैम ने। और जैसे मैं एससी कैटेगरी की हूँ, तो बाबा गुरु घासीदास जी के बारे में पूछा और उनके शिक्षा के बारे में पूछा सर, तो वो सब बता दिया मैंने। सर यही सब था। और इंटरव्यू के क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे, आंसर अच्छे नहीं थे वो अलग बात है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए क्या होता है ना, कई बार हम लोग उसको, देखिए इंटरव्यू का जैसे आप देख भी रहे होंगे, और मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के इंटरव्यू लिए, मॉक पैनल में बहुत सारे बैठता हूँ, तो इंटरव्यू को पता नहीं चलता किस डायरेक्शन में निकल जाए।
कल ही मेरी बात हो रही थी, तो डीसी उनका हुआ है, तो वो बता रहे थे कि सर मैं 3 इंटरव्यू दिया, तीनों इंटरव्यू मेरे अलग अलग, एक बार डेप्थ से पूछा गया, एक बार करंट अफेयर्स पूरा पूछा गया, और इस बार मैं पूरा करंट तैयार करके गया था, तो सारे फैक्चुअल चीजें पूछी गई, रायपुर से बाहर ही नहीं जाने दिया मेरे को। तो इस तरह के भी क्वेश्चन हो जाते हैं, तो बोर्ड का पता नहीं चलता किस डायरेक्शन को पकड़ ले। पर मैं करंट के लिए सर हमेशा बोलता मुझसे हूँ कि जी आप हाँ लेखा जी बोलिए। सर, मुझसे हॉबी मैंने प्रिपेयर किया था, हॉबी के बारे में कुछ भी नहीं पूछा। मैंने सोचा लॉ बैकग्राउंड मेरा है, उसके बारे में पूछेंगे, मैंने पूरा सीपीसी आईपीसी पढ़ा था, कुछ भी नहीं पूछा। तो जी डायरेक्शन इंटायरली डिफरेंट चला गया था, नहीं देखिए जैसा क्या आपने होता बताया अभी। है, बिल्कुल, और पढ़ना तो हम्म चाहिए, पढ़ना तो चाहिए। मान लो उधर आ हम्म जाता तो हम उनको बिल्कुल तैयार करके जाएंगे तो बहुत अच्छे से हम्म, बोलते। अब ये हमारे लिए बैड लक से, मान लीजिए जहां से तैयार किया वहां से नहीं पूछा गया, अलग डायरेक्शन हाँ चला गया, तो वहां थोड़ा सा सिचुएशनल चीजों को हमको संभालना आना चाहिए। बस करंट के लिए मैं हम्म इतना कहता हूँ हमेशा स्टूडेंट्स को कि पूरे साल का करंट की बात वो नहीं करते बोर्ड में, जो तीन हम्म चार पांच इंसिडेंट उस समय चल रहे होते हैं जो बहुत ज्यादा न्यूज में उस समय हो, जैसे जब आपने इंटरव्यू दिया तो उसमें तालिबान का इशू बहुत हाईलाइटेड इशू था, फार्मर का इशू था, बड़ा हाईलाइटेड इशू था, तो ये चार पांच जो इशू उनको अच्छे से प्रिपरेशन कर ले तो बात बन जाती है। चलिए बड़ा अच्छा। जी सर। और ये तो होता ना कि हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं कि हम काम मिस्टेक किए कहाँ नहीं किए, और खुद जी गलती करके सीख जाते हैं तो हम औरों को भी बताते हैं भैया ये गलती मत करना। और यही है हाँ प्रकृति का नियम, नेचर रूल ऑफ नेचर, हमारे बड़ों ने हमें सिखाया, अब हम अपने अगले वालों को बताएंगे भाई ये गलतियां मत करना जो हम कर कर आए हैं। दैट इज द सही बात नेचर। है। जी और सर जैसे एक अटेम्प्ट में था तो मुझे उतना पता भी नहीं है मैंने कहाँ सही किया कहाँ गलत किया, मुझे बस ये है कि डीसी मिल गया। अब मैं आरटीआई कॉपी वैसे निकलवाऊंगी अगर जैसे कोई फ्रेंड्स को जरूरत होगी तो। जी लेकिन जी बाकी तो मुझे पता नहीं सर कि मैंने गलतियां कहाँ की, क्या मेरा प्लस पॉइंट था, एनालाइज करने का मौका नहीं मिला सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखा जी बड़ा सुंदर आपने पूरा बताया। अब मेरा एक प्रश्न है जो जी सभी एस्पिरेंट्स के लिए, कि जो जी। फ्रेशर हैं, क्योंकि मैं यही मान रहा हूँ, आप भले सेकंड अटेम्प्ट आप कह रही हैं और आपने कहा भी है कि फर्स्ट अटेम्प्ट तो मैंने ऐसे ही दे दिया था, तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट वाली ही एक तरह से मैं ये मान के चल रहा हूँ। तो जो पहली बार यानी कि जो अभी फ्रेशर हैं, बिल्कुल स्टार्ट करेंगे, पहले ही अटेम्प्ट देंगे, उनके लिए आपकी जी क्या सर। सलाह है कि क्या एडवाइस है कि वो क्या करें ताकि वो भी एक आपकी तरह ही डीसी बने। सर जैसे मैं तो लकी थी कि कोविड के कारण डिले हो गया, लेकिन मुझे लगता नहीं अब ऐसा डिले होने वाला है। तो बिल्कुल। मेंस को सबसे पहले प्रिपेयर करना चाहिए, और मेंस जी में भी पेपर 6 और 7 बहुत ओके। डिफरेंट है जो प्री में नहीं आते हैं। तो मुझे बिल्कुल। लगता है कि एस्पिरेंट्स को सबसे पहले पेपर 6 7 कंप्लीट करके रख देना चाहिए, प्रॉपर नोट्स ओके। बना लो, उसको 2 3 बार पढ़। आ, लेखा जी बड़ा अच्छा रहा, और आपने पूरे अच्छे से बताया प्री के बारे में, मेंस के बारे में, इंटरव्यू के बारे में भी बहुत ओपनली आपने सब चीजें बताई। मैं थोड़ा सा ही बात करना चाहूंगा कि जो एस्पिरेंट्स अभी पहली बार फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं, फ्रेशर हैं, जी। क्योंकि मैं तो ये मान हम्म के चल रहा हूँ कि आपने कहा फर्स्ट अटेम्प्ट में तो मैंने ऐसे ही दे दिया था, तो सेकंड अटेम्प्ट मैंने सीरियसली दिया। तो हम उसी के बारे में बात करते हैं कि जो आपका फर्स्ट टाइम वाले स्टूडेंट जो हैं, जो अभी तैयारी कर रहे हैं या देना चाह रहे हैं, उनके लिए आपके क्या एडवाइस है। सर मुझे लगता है इंटीग्रेटेड प्रेपरेशन होता है। जी और मैं लकी थी कि कोविड के कारण मुझे काफी टाइम मिल गया मेंस बिल्कुल। प्रिपेयर करने के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता बाकी किसी को ऐसा मौका मिल पाएगा। तो सबसे पहले पेपर 6 7 के नोट्स बना के रख लीजिए, जो भी एस्पिरेंट स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन। बिल्कुल। सबसे पहले पेपर 6 7 के नोट्स बना के रख लीजिए, उन्हें 3 4 बार रिवाइज करके रख दीजिए ताकि वो ओके। आपके 400 मार्क्स सिक्योर हो जाएं। फिर उसके बाद जैसे प्री और मेंस के काफी कॉमन सिलेबस भी हैं, जैसे ओके। हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, साइंस हो गया। तो जी वो इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन किया जा सकता है, सेम मटेरियल से आप प्री मेंस दोनों पढ़ सकते हैं। हो सकता ओके। है प्री में थोड़ा ज्यादा पढ़ ले, मेंस में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बट वो इन अ वे आपको हेल्प करेगा, वो रिवाइज बार बार करके दोनों का प्रिपरेशन साथ में हो जाएगा। तो मुझे ओके। लगता है सबसे पहले तो ये काम करना चाहिए, और फिर जैसे ही दिसंबर आता है सोल फोकस करके प्री की तैयारी करना चाहिए। दिसंबर जनवरी 2 महीने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन किया जा सकता है। और मॉक्स करिए सर, मुझे मॉक्स करने का बहुत फायदा मिला है, क्योंकि ओके। मुझे मेरा वीक एरिया पता चला। मेरा वीक एरिया आर्ट ट्राइब एंड कल्चर था। तो ओके। मैंने टेस्ट दिया था, एक टेस्ट सीरीज मैंने ज्वाइन की थी, और वो आर्ट ट्राइब एंड कल्चर का टेस्ट था। सर मुझे बहुत कम नंबर मिले थे, तो मैंने सोचा कि इसको मुझे 5 6 बार पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने ओके। बहुत बार पढ़ा, तो वो एरिया स्ट्रांग हो गया, और प्री में काफी पूछते भी है एटीसी से। हम्म। तो सर वैसे मॉक करके आपको पता चलेगा वीक क्या है, और प्री में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और सर मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि मैं हमेशा 80 से 85 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करती थी। मैंने दोनों प्री दिया है, 2019 20 दोनों दिया है, दोनों प्री क्लियर हुआ है।
तो मुझे लगता है कि एस्पिरेंट्स को अपना नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्टेड बढ़ाना चाहिए, लगभग 85 करना चाहिए। उससे क्या होता है, अगर मान लीजिए 15 भी गलत होते हैं तो आपको लगभग 130 नंबर मिल जाएगा, विच इज अ गुड मार्जिन, सेफ मार्जिन। तो सर दिस वाज माय स्ट्रैटेजी फॉर प्रीलिम्स। और मेंस के सर नोट्स से मैंने पूरा पढ़ा है, और खुद के नोट्स बनाइए और अपने स्ट्रेंथ वीकनेस को पहचानिए, जैसे मैंने बोला, क्योंकि मुझे लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, मुझे रिवाइज करने की जरूरत पड़ती थी। सर मैंने ऑलमोस्ट 30-40 टाइम्स हर सब्जेक्ट रिवाइज किया होगा, ऑलमोस्ट 30 टाइम्स। मैं एग्जैजरेट नहीं कर रही हूँ, लेकिन सच में मैंने किया था, क्योंकि मुझे लगा कि मैं लिख लूंगी, लेकिन मुझे याद रहेगा तब ना। तो सर वैसा था। मेरे दो प्रश्न यहाँ पर एक और उठे, आपने जब ये बात बोली तो बड़ा अच्छा आपने बताया प्री और मेंस के बारे में। एक तो मुझे आप ये बताइए कि जब प्री की हम बात करते हैं तो जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, 40% सभी स्टूडेंट बोलते हैं 40-45% क्वेश्चन तो हम इजीली कर लेते हैं, लेकिन असली फाइट जो शुरू होती है वो उसके बाद स्टार्ट होती है। और करीब 20-25% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें ए और बी में, बी और सी में कंफ्यूज हो जाते हैं, और कुछ 10-15% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो उनको लगते हैं पता नहीं कहाँ से पूछे गए हैं। तो मैं थोड़ा उनके बारे में बात करूं, उनके लिए भी कुछ आपने स्ट्रेटजी बनाई थी कि अगर मैं यहाँ पे कंफ्यूज होंगी तो मैं कैसे इसको डील करूंगी, कोई उसके बारे में कुछ आपने कुछ सोचा था? सर जो आपने ये बताया ना, ऑप्शन ए और बी में कंफ्यूजन होना, वो जब रिवीजन कम होता है तो होता है। अगर आपने बहुत ज्यादा बार रिवाइज किया हुआ है तो ये कंफ्यूजन दूर हो जाता है। तो जैसे आपने बोला 40-50 क्वेश्चन तो सबसे बन जाते हैं, लगभग 50 क्वेश्चन सबसे बन जाते हैं। फिर आता है थोड़ा रिस्की क्वेश्चन, जिसमें हम लोग 50-60-40 इस टाइप के होते हैं, तो उसमें रिस्क लेना पड़ता है, तब जाके 70 हो जाते हैं। फिर उसको 70 को कैसे भी हम लोग को 80-85 करना होता है। तो सर उसमें बहुत रिस्क मैंने लिया था, बहुत रिस्क लिया था। और जैसे कुछ कुछ क्वेश्चन थे, जैसे एक क्वेश्चन आया था कि जगन्नाथपुरी में जो स्टैचू है वो किस चीज का बना हुआ है। तो जैसे मुझे याद है कि हमारे कोई रिलेटिव से वो की रिंग लेकर आए थे वहां से, तो वो वुड का बना हुआ था। तो मुझे लगा समवॉट ऐसा हो सकता है, तो ऐसे गैसेस भी करने पड़ते हैं सर। तो हो जाता है प्रीलिम्स, अगर थोड़ा दिमाग लगा के स्ट्रैटेजी के साथ करे तो इजी है, कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है। बिल्कुल, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताइए अभी लेखा जी ने कि भाई आपका जो 50% तक क्वेश्चन लग जाते हैं अगर आपने ठीक से प्रिपरेशन की है, उसके बाद थोड़ा सा आपको मुश्किल होती है, लेकिन अगर आप प्रिपरेशन अच्छी है तो वो भी हो जाएगा। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हम रोजमर्रा अपनी लाइफ में थोड़ा याद करेंगे, जैसे जगन्नाथ जी का आपने नाम दिया तो वो वुड के बने हुए हैं, तो उन्होंने इयरिंग से उसको मैच किया। तो इस तरह से अगर दिमाग लगाएंगे तो पेशेंस बनाए रखना है, अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना है, तो ज्यादा मुश्किल नहीं है। मेरा लास्ट प्रश्न था आपसे, न्यूज़पेपर भी आप डेली पढ़ते थे? क्योंकि अक्सर क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर न्यूज़पेपर डेली पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, कौन सा पढ़ना चाहिए, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? सर न्यूज़पेपर मैं चाहती थी कि मैं पढूं, बट सर ये इतना लेंदी सिलेबस है कि मुझे टाइम तो नहीं मिलता था। और अभी मैंने रीस्टार्ट किया, आफ्टर एग्जाम मैंने रीस्टार्ट किया है। अब वो चॉइस है एस्पिरेंट्स की, वो पढ़ सकते हैं नहीं पढ़ सकते। मैंने नहीं पढ़ा था। और जनवरी में करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है, तो सर मैंने उससे कवर कर लिया था। तो लगभग कवर हो गया था, 1-2 क्वेश्चन छूटे होंगे, लेकिन मोस्टली कवर हो गया था सर। मैंने 82-83 अटेम्प्ट किए थे, और सर मार्क्स भी ठीक आए थे प्री में। तो हो जाता है, इतना न्यूज़पेपर का उतना वेटेज नहीं है प्री में, मेंस में थोड़ा बहुत हो सकता है, प्री में उतना नहीं है। ओके, चलिए बड़ा अच्छा है, आपने बड़े अच्छे बेबाकी से आपने बातें रखी और बहुत ही स्पष्ट बातें रखी। और बड़ी सी बात, सबसे बड़ी बात लगी कि मैंने भैया मस्ती से पढ़ाई की, मस्ती से तैयारी की, मुझे पता ही नहीं कब मेरा प्री हो गया, कब मेरा मेंस हो गया, कब मेरा इंटरव्यू होगा, मुझे डीसी मिल गया। ये बात मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात लगी जी। सर एक और बात बताऊंगी सर, जैसे एग्जाम में लोग ऐसा सोचते हैं कि पढ़ना पड़ेगा, पूरे टाइम पढ़ना पड़ेगा। मैंने लगभग 2-3 ट्रिप्स कर ली थी एग्जाम्स के बीच में। मेरा प्री निकला तो मैंने सोचा कि अब मुझे कहीं जाना है, तो मैं घूमकर आ गई कहीं आउट ऑफ छत्तीसगढ़। फिर तो मुझे लगता है कि सर एंजॉय करके पढ़िए, क्योंकि अभी मुझे जर्नी याद आ रही है। 2-3 साल की जो जर्नी है, मुझे लग रहा है इतनी जल्दी कंप्लीट हो गई, कितनी अच्छी जर्नी थी। व्हेन आई लुक बैक मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छे साल थे मेरे। लेकिन ठीक है, और नहीं चाहिए, अब और नहीं चाहिए वैसा, बट अच्छी जर्नी थी। बहुत बढ़िया, क्या ना, मंजिल का तो एक मजा है ही, लेकिन वो जो सफर है, वो जो संघर्ष का, स्ट्रगल का जो पीरियड होता है, उसका भी एक आनंद है। और उसको भी मजे से करिए, जैसे कहा कि मैं ट्रिप भी छत्तीसगढ़ से बाहर जाए, ट्रिप लेकर आई, तो ये भी थोड़ा बहुत क्या ना, थोड़ा सा करना चाहिए। एकदम बहुत आइसोलेट होकर, बहुत प्रेशराइज होकर पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, एकदम आनंद के साथ। और देख रहे होंगे आप लगातार जितने टॉपर्स हमसे बात कर रहे हैं, आप सभी का देख रहे होंगे, सभी ने कूल माइंड होकर तैयारी की है, बहुत प्रेशर लेकर नहीं, बहुत ही आइसोलेशन में जाकर नहीं। कोरोना की बात अलग है, कोरोना सबको आइसोलेट कर दिया था पूरी दुनिया को, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, आइसोलेशन। मैं बस लेखा जी लास्ट आपसे रखूंगा,
आपको कोई मैसेज सभी एस्पिरेंट्स के लिए, चाहे वो फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हो या पहले से बार बार सफलता में हो, और खासतौर से कुछ गर्ल्स के लिए आप कहना चाहें, महिलाओं के लिए कहना चाहें, तो आप जरूर बताइए कि जैसे उनको कुछ मोटिवेशन मिले। सर जैसे मैंने आपको बताया, मैंने अपनी मम्मी को देखा है बचपन से, शी इज अ वर्किंग वुमन। तो मुझे पता ही था कि हाउस वाइफ भी कोई एक ऑप्शन है, मतलब मुझे पता था, बट मैंने अपने लिए कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मैं एक हाउस वाइफ बनूंगी। मैं डिमीन नहीं कर रही हूँ, बट मैंने सोचा था कि मैं हमेशा एक वर्किंग वुमन बनूंगी। तो मुझे जी लगता है कि हर फीमेल को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। दिस इज माई जी, थिंकिंग सर, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही हूँ। तो बिल्कुल। हमें, लड़के जितने होते हैं लड़कियां भी उतनी होती हैं। कोई हमारे घर में कुछ ऐसे डिफरेंशिएट नहीं किया गया, और मैं भी नहीं करती हूँ सर। तो बिल्कुल। हमारी फीमेल्स को भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए। और सर जैसे आपने बोला कि स्टूडेंट्स के लिए कोई मैसेज होगा, तो सर जैसे मैंने आपको बताया, र्यूमर का मार्केट बहुत बड़ा है। तो बिल्कुल। अपने आप को र्यूमर से दूर रखिए, अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनाइए। जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि डिले हो रहा है, पीएससी में ये हो रहा है, वो हो रहा है, उसमें मत ध्यान दीजिए, एक सोल्यूशन की जी, तरफ ध्यान दीजिए इंस्टेड ऑफ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम्स तो होती रहेंगी। आप बिल्कुल। सोचिए कि मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे पता था मैं पढ़ सकती हूँ, बाकी मेरे कंट्रोल में नहीं, एग्जाम डिले हो रहा है करेक्ट। मेरे कंट्रोल में नहीं है। अगर ऐसा बोलते हैं कि धांधली हो रही है, ये हो रही है, वो सब मेरे कंट्रोल में नहीं है। मेरा काम है पढ़ना, अच्छे मार्क्स लाना, बस। तो इतना पढ़िए कि मार्जिन से बहुत आगे आपके नंबर आए, ताकि आपको कट ऑफ का डर ना रहे कि बिल्कुल। प्री निकलेगा नहीं निकलेगा। ऐसा सोचिए कि बिल्कुल। हाँ, एक बार में जो होगा अच्छे नंबर लाएंगे, 150 टारगेट करिए, तब 130 आ जाएगा। तो करेक्ट। सर दिस इज माई स्ट्रैटेजी, ये मेरा मैसेज है बच्चों के लिए। बहुत बढ़िया। देखिए, जो चीज हमारे बस में नहीं है, जो हमारे हाथ में नहीं है, उसको दिमाग में लाकर, हम्म, उसके बारे में सोचकर हम अपनी एनर्जी को वेस्ट करते हैं। और मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ, जो भी लेखा जी ने बोला, कि अपनी एनर्जी को संभालिए और अपने क्रिएटिव कार्य, अपने कार्य में लगाइए, उससे आपको परिणाम हम्म, मिलेंगे। इधर उधर की बात सोचने से कुछ नहीं होता। टू द पॉइंट, टारगेटिव रहिए, उस पर काम कीजिए, सफलता आपके कदम चूमेगी, जैसा लेखा जी के कदम को चूमा। लेखा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने डायलॉग मंच का समय थैंक यू दिया, सर। और आपने मुझे पूरा विश्वास है कि जो आपका ये इंटरव्यू आपका हुआ है, ये काफी एस्पिरेंट्स के लिए एकदम प्रेरणादायक रहेगा, उनको मोटिवेशन देगा, इसी के लिए और आपके चयन के लिए डायलॉग मंच की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके उज्जवल भविष्य की भी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सर। और मैं ये बोलना चाहूंगी कि सर आपने मुझे बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, मेरे मन में जो आया बिल्कुल फ्रेंडली वे में मैंने सामने रखा। और सर थैंक यू सो मच। धन्यवाद। जय हिंद।